हेलो, हाँ मैं पहुंच रही हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके ये लोग रास्ते में साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाते हैं? पहले तो गलत लेफ्ट ले लिया, अब गलत राइट। ऐसे तो मैं सारी रात यहीं पे चक्कर लगाती रहूंगी। ये एसी को क्या हुआ? इसे भी अभी खराब होना था। उफ। गोली की आवाज ये कहां से आई? शायद 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 इधर से आई होगी। देखती हूँ। आकाशी जी, पूरा फार्म हाउस तोड़ाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा बहुत मरम्मत कराते तो भी चल जाता। गुनीत जी, मैं एक बार आपको बोल चुकी हूँ, मैं आपको बार बार नहीं कह सकती कि मुझे ये पुराना फार्म हाउस नहीं चाहिए। मुझे सब कुछ नए सिरे से नए तरीके से चाहिए, अपनी तरह। मैडम, आप लोग का बजट भी तो नहीं है ना? आपने पहले जो बजट बोला था उसमें मैंने माना था ना, फिर अचानक आपने सारा का सारा बजट दुगना कर दिया। अब मुझे कुछ नहीं पता, अब जो कुछ भी हो आप इसी बजट में सबका सब करके दीजिए। लेकिन मैडम, सीमेंट का भाव 2 गुना हो गया तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता गुनीत जी, आप इसी में कीजिए जो कुछ करना है। ये गुनीत भी ना खामखा आकाशी से बहस किए जा रहा है। आकाशी से कोई नहीं जीत सकता। मैं सरहद पे दुश्मन से लड़ सकता हूँ, पर आकाशी से कभी नहीं। कर भाई कर, बहुत पैसे मिलने वाले हैं। अरे भाई जल्दी जल्दी करो। और कितना समय लगेगा? बस साहब, थोड़ा सा रह गया बस। मान नहीं रहे, क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, देखते हैं। चेतन जी, चेतन जी, ये यहाँ कैसे? कमाल है, इस ईंट पर 2-2 गोलियां धंसी हैं। कहाँ मिली है आपको? ये वो वहाँ मिला मुझे। ये गोलियां यहाँ आई कैसे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि ये जगह तो काफी दिन से बंद पड़ी है। इसका जवाब तो एक ही आदमी दे सकता है। कौन? आओ आओ दया। और केतन, काफी सालों बाद मिले। अभिजीत कैसा है? अभिजीत ठीक है। नमस्ते भाभी, ये इंस्पेक्टर सचिन और ये श्रेया। नमस्ते। नमस्ते। कहो कैसे याद किया? क्या बात है? कुछ परेशान लग रहा है? हाँ दया, ये देखो, ईंटों पर गोलियां धंसी हैं और ढूंढने पर इस पतरे पर भी गोलियों के निशान मिले। मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। गोली के निशान? सर लगता है यहाँ कोई हादसा हुआ है। हाँ कोई हादसा हुआ और शायद गोलीबारी हुई होगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और मिला है? नहीं, और कुछ तो नहीं। सर, अगर गोलियां चली थी तो किसी ने आवाज तो सुनी होगी। हाँ, आवाज तो सुनी होगी। ये फार्म हाउस कब खरीदा तुमने? यही हाल ही में। कोई मिस्टर संजीव है, उनसे। वैसे पता चला कि काफी सालों से वो यहाँ नहीं आए हैं और ये फार्म हाउस भी काफी सालों से बंद पड़ा है। और रिनोवेशन के लिए तुमने ये फार्म हाउस तोड़ दिया। हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से कमरे में क्या हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। शायद इस बारे में तुम्हारी मदद मिस्टर गुनीत कर सकें। गुनीत? हाँ, ये मेरे आर्किटेक्ट हैं। जी सर। अच्छा, ये पतरा और ये ईंट कहाँ मिला था? सर आइए बताता हूँ। सर, वो ईंट और पतरा यही मिला था सर। अच्छा, जब इस फार्म हाउस को तोड़ा गया था उस वक्त यहाँ क्या था? सर, यहाँ एक कमरा था और उसकी फ्लोरिंग इन टाइल्स से बनी हुई थी। ठीक है सचिन, ये जो मलबा है इसे फॉरेंसिक लैब भिजवा दो और आसपास के इलाके में जाके पूछते हैं। अब ये जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है उस फार्म हाउस पर। हाँ सर, अजीब बात है कि इतनी सारी गोलियां चली हैं। 2 गोली दीवार पे भी मिली, 2 गोलियों के रिकोशे होने का निशान है स्टील की प्लेट पे। फिर भी किसी के घायल होने या मरने का कोई सबूत नहीं मिला सर। वही तो, जरूर कोई न कोई साजिश रची गई है उस फार्म हाउस में। सर, ये मिस्टर संजीव है सर, वो फार्म हाउस पहले इन्हीं का था। आइए। सर, ये सच है कि वो फार्म हाउस पहले मेरा था, लेकिन वहाँ कब और क्यों गोलियां चली इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है सर। ये लो, सुन लिया अभिजीत? इनके फार्म हाउस में गोलियां चली मगर इन्हें पता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ सर।
कैसे यकीन करें आपकी बात का? अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए। क्या ये? कोर्ट के कागजात हैं, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि केतन और आकाशी को ये फार्म हाउस बेचने से पहले इस प्रॉपर्टी को लेकर केस चल रहा था। 2003 से ये फार्म हाउस कोर्ट के कब्जे में था सर, और 2 महीने पहले जैसे ही कोर्ट का फैसला मेरी फेवर में आया, मैंने तुरंत ये फार्म हाउस केतन और आकाशी को बेच दिया। आकाशी और केतन को बेच दिया? ये नीलांजना कौन है? नीलांजना मेरी आंटी है सर, और इस फार्म हाउस को लेकर कोर्ट में जो केस चल रहा था ना, वो इसी के साथ चल रहा था, मेरी आंटी नीलांजना के साथ। तो आपके मुताबिक 2003 से यानी 9 साल से इस फार्म हाउस में कोई नहीं रह रहा था, ये बिल्कुल खाली पड़ा था? जी सर, और जब वो फार्म हाउस खाली पड़ा था तो यहाँ पर किसी के मारने मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी गोलियां तो चली है ना संजीव जी आपके फार्म हाउस में? आपकी आंटी नीलांजना से भी मिलना पड़ेगा। अभिजीत, इस फार्म हाउस के आसपास जो गांव है वहां भी जाकर पूछताछ करनी पड़ेगी। किसे पता था कि केतन वो फार्म हाउस खरीदेगा और वहां पे गड़े मुर्दे पाए जाएंगे। सर, हो सकता है यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो। और सर इसी चक्कर में शायद यहाँ गोलीबारी हुई होगी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, हमें पता करना है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। वो देखिए सर, गाड़ी। सर वहाँ जो आदमी बैठा है शायद उसे कुछ पता हो। चल के देखते हैं। सर ये तो हकीम की दुकान लग रही है। हकीम की दुकान ऐसे सुनसान जंगल में? हाँ, ऐसी जगह पे। सुनो भाई साहब जी, आप लोग शहर से इतनी दूर इस सुनसान जगह पे कैसे? हम यहाँ कुछ तहकीकात करने आए। कैसी तहकीकात? अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ कब से? तकरीबन 10 साल हो गए, लेकिन आप तहकीकात किस बात की कर रहे हैं? वो यहाँ कंसारा के जंगल में एक फार्म हाउस है, हमें उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए। अच्छा, वो फार्म हाउस जो अभी अभी बेचा गया वो? हाँ वही। अच्छा, कुछ सालों पहले या कुछ महीनों पहले वहाँ पे गोलीबारी हुई थी, उसके बारे में कुछ जानकारी है? कुछ मालूम है आपको? नहीं साहब, मैं सुबह 10 बजे आता हूँ और 5 बजे चले जाता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा साहब। हो सकता है गोली चलने की आवाज सुनी हो आपने? नहीं साहब, कुछ नहीं, लेकिन हाँ 2-3 साल पहले एक अजीब घटना घटी थी। कैसी अजीब बात? क्या हुआ था? उस फार्म हाउस के पास एक गाड़ी मिली थी। गाड़ी? कब पाई गई थी गाड़ी? कौन था उसमें? 2010 में गाड़ी मिली, गाड़ी खाली थी, धीरे धीरे बच्चों के खेलने की साधन बन गई, और उसमें जो सामान था वो गांव वाले लेके गए। कैसा सामान? एक औरत का बटुआ था और एक अटैची थी, उसमें औरत के कपड़े थे। औरत के कपड़े? हाँ। आपने पुलिस में खबर नहीं की? जी नहीं, किसी ने जरूरी नहीं समझा। अब वो गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी कंसारा जंगल के पास मिलेगी और बच्चे लोग उसमें लुका छुपी खेलते हैं। ठीक है, थैंक यू। सर ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अगर कोई अपनी गाड़ी लेकर जाएगा तो अपना सामान भी तो साथ ले जाएगा, ताकि कोई सुराग ना छूट जाए। हो सकता है वो लड़की वहाँ किसी काम से उतरी और वापस लौटी ना हो। उस गाड़ी की तलाशी लेते हैं, चलो। देखो कौन आया। हेलो बच्चों, मेरा नाम दया है। आप लोगों का नाम क्या है? मेरी माँ ने कहा है कि किसी भी अनजान आदमी से बात मत करना। क्या? बहुत सही कहा आपकी माँ ने। खुद ये देखो, सीआईडी, हम लोग सीआईडी से हैं, सोचा आप लोग कुछ बता सकते हैं। अच्छा, सीआईडी अंकल हो? हाँ। वैसे किस बारे में बात कर रहे हो आप लोग? ये गाड़ी कहाँ से मिली आप लोगों को? वो फार्म हाउस के यहाँ से। हम सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन हमारे बाबा और चाचा, उन्होंने हिम्मत रखकर गाड़ी में देखा तो किसी औरत का बटुआ और अटैची मिली। बहुत दिनों तक ये गाड़ी वहाँ ही खड़ी थी, इस गाड़ी को लेने कोई नहीं आया था, इसलिए हमारे बाबा ने इस गाड़ी को धक्का मारकर यहाँ खड़ी कर दी। अब हम इसमें लुका छुपी और पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। क्या? बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग गाड़ी का। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग कहीं और जाके खेलो और हमें अपना काम करने दो। हाँ, चलो भागो भागो भागो। गाड़ी की तलाशी लेते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए।
ये देखिए सर। सर ये पावती मिली अंदर से। ये तो किसी पेट्रोल पंप का रिसीट है। 5 नवंबर 2010 को इस गाड़ी वाली औरत ने इस गाड़ी में पेट्रोल भरा था। सर पेट्रोल पंप पे जाके पूछताछ करें? लगता नहीं कोई फायदा होगा। जरूरी नहीं कि उस दिन जिस आदमी ने इस गाड़ी में पेट्रोल डाला हो वो आज भी वहीं पे काम कर रहा हो। सचिन एक काम करो, गाड़ी का चेसिस नंबर निकालो और आरटीओ से पता करो कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। सर आई 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 जी कहिए। नीलांजना जी? जी हाँ, मेरा नाम नीलांजना है। बात क्या है? हम लोग सीआईडी से हैं, एक केस की तहकीकात करने यहाँ आए हैं। आपके भतीजे संजीव ने आपके बारे में बताया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले उसने फोन पे सारी बातें बताई थी और ये भी कहा था कि आप लोग आने वाले हैं। आइए ना, अंदर आइए। आइए। आप यहाँ पे अकेली रहती है या? जी मैं यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हूँ। वैसे संजीव ने आपको बताया होगा कि उसके और मेरे बीच में फार्म हाउस को लेकर काफी अरसे से कोर्ट केस चल रहा था और फिर उसी दौरान वो फार्म हाउस कोर्ट के कब्जे में आ गया। तो संजीव ने आपको फार्म हाउस पे जो गोलीबारी हुई उसके बारे में भी बताया होगा? जी हाँ, बताया था। बात यह है कि वो फार्म हाउस बहुत अरसे से खाली पड़ा था, तो हो सकता है कि बाहर के कोई लोग उसमें घुस आए और उसे खाली देकर उसका गलत इस्तेमाल किया। इतने सालों से आप या आपके परिवार का कोई आदमी फार्म हाउस पे देखरेख के लिए नहीं गया क्या? देखिए, हम या तो वकील के साथ या कोर्ट के ऑफिसर्स के साथ वहाँ कभी ना कभी गए थे, नहीं तो वो वीरान ही पड़ा रहता था। इतने बड़े फार्म हाउस को आपने ऐसे ही छोड़ दिया था? सिक्योरिटी के लिए कोई वॉचमैन या गार्ड नहीं रखा था? बात यह है कि संजीव और मैं कोर्ट केस के मामले में इतना उलझे हुए थे कि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, अच्छा, क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आपने अचानक फार्म हाउस से अपना हिस्सा छोड़ने का फैसला क्यों ले लिया? आखिर आपको भी फायदा होता ना? जी, हो सकता है कि मुझे इससे फायदा होता, लेकिन जैसा कि मैंने आप दोनों को बताया कि मैं अकेली रहती हूँ और मैं इस कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी। बस इसीलिए परेशान होकर मैंने ये फैसला लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मनूस फार्म हाउस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। ठीक है नीलांजना जी, अभी हम लोग चलते हैं। जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा तकलीफ देंगे। जी, थैंक यू। सर 2010 में ये कार इस फार्म हाउस के बिल्कुल पास में खड़ी थी। एक लड़की जंगल के बीचों बीच इसी फार्म हाउस के सामने अपनी गाड़ी पार्क करती है, गाड़ी के अंदर अपना सारा सामान छोड़ के गायब हो जाती है। वही तो, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है अभिजीत? ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है ना सर। इस फार्म हाउस के शूट आउट में और इस लड़की का कोई ना कोई कनेक्शन है सर। हाँ, और फिर गाड़ी में क्या हमें कोई हाथापाई के निशान मिले या तोड़फोड़ के निशान? नहीं सर, गाड़ी के आसपास, गाड़ी के अंदर सब कुछ सही सलामत है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अभिजीत, वो लड़की जरूर उस फार्म हाउस की तरफ ही गई है, फार्म हाउस की तरफ। जी सर, फार्म हाउस के चारों तरफ जंगल है, कोई बस्ती नहीं है, कोई मकान नहीं है, तो जाएगी कहाँ? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो? हो सकता है किसी जंगली जानवर ने खा लिया हो उसे। लेकिन अभिजीत, अगर इस गाड़ी के बारे में हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ना, तो लड़की के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं हम। सर इस गाड़ी के चेचिस नंबर से ट्रैक किया जा रहा है इसे। बहुत जल्द गाड़ी की और लड़की की कहानी सामने आ जाएगी। आसान के क्या? सर वो रही। श्रेया, तुम्हें पूरा यकीन है कि यही वो जगह है जहाँ से भाड़े पे गाड़ी ली गई थी? हाँ सर, यही वो जगह है। तुझे फिर से छुट्टी चाहिए? जी साहब। एक काम करता हूँ, तुझे लंबी छुट्टी के लिए भेज देता हूँ, ठीक है? साहब ऐसा मत कीजिए, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? अभी तू जा, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है साहब, सोच के बताइएगा। कहिए। भाई साहब, कंपनी के मालिक आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे रेट फिक्स हैं। देखिए भाई साहब, हम आपकी गाड़ी लेने नहीं आए, जो आपकी गाड़ी गुम हुई है उसके बारे में हम कुछ बताने आए। हम लोग सीआईडी से। अच्छा, मेरी सफेद मैट गाड़ी मिल गई? आपको कैसे पता हम उसी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे मैडम, 3 साल पहले वही सफेद गाड़ी तो चोरी हुई थी। कहाँ है वो? आपकी वो गाड़ी हमें कंसारा जंगल के पास से मिली। कंसारा के पास वाले जंगल में? जी हाँ, कंसारा जंगल। आप ये बता सकते हैं कि वो गाड़ी आपसे भाड़े पे किसने ली थी? बिल्कुल बता सकता हूँ। ये गाड़ी एक लड़की ने भाड़े पर ली थी 3 दिन के लिए, 2 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक के लिए। लेकिन 5 नवंबर की रात को 10 बजे अचानक उसका फोन आया
कि मैं कल सुबह आपकी गाड़ी लौटा दूंगी। लेकिन वो कभी वापस आई ही नहीं। आपको कैसे मालूम? हमें सब मालूम। अब मैडम, अगर वो लड़की मिले तो उसे मेरे पास ले आइएगा। मुझे सब हिसाब किताब चुकता करना है उससे। अच्छा ये बताइए कि आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखवाई? सर, कंप्लेंट की थी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरी गाड़ी कंसारा कैसे पहुंच गई? देखिए अभी तहकीकात चल रही है, हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं फिलहाल। अच्छा ये बताइए कि ये गाड़ी ली किसने थी? आप उस लड़की का नाम बता सकते हैं? हाँ, मुझे बराबर याद है। उस लड़की का नाम था रिधिमा। रिधिमा? फिर तो एड्रेस भी होगा आपके पास? जी। ये टेस्ट करने के बाद किसे पता था ये नतीजा सामने आया? सर ये तो कोई और ही चक्कर लगता है। तुम ठीक कह रही हो तारिका, मुझे भी यही लगता है। हाँ सारुण, क्या पता चला? बॉस यूं समझ लो कि भागते चोर की लंगोटी पकड़ में आ गई। देख सारुण, गोल गोल बातें बनाना बंद कर और काम की बात कर। देखो ये तो सबको पता है कि वहाँ फार्म हाउस में गोलियां चली थी। उसमें से 2 गोलियां ईंटों पर जाकर के लगी और बाकी की गोलियां टीन से टकरा करके लौट गई। यार सारुण, हमें तो वहां से सिर्फ 2 ही गोलियां मिली, बाकी गोलियों का तो पता ही नहीं। एक बात और, उस गोलीबारी में या तो किसी की मौत हुई है या कोई बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है। घायल हुआ है? ये तो पूरे यकीन के साथ कह सकता है। हाँ सर, ये टाइल्स जो हमें फार्म हाउस से मिले हैं, इस पे कुछ निशान है। ये देखिए, ये जगह जगह पर फीके पड़ गए और कुछ टेस्ट से ये पता चला है कि इस पे केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। केमिकल? वो किस लिए? खून साफ करने के लिए। खून साफ करने के लिए? मतलब हमारा अंदाजा सही था। बिल्कुल बॉस, आपका अंदाजा एकदम सही था और उसका सबूत है ये टाइल। इस टाइल का रंग केमिकल और खून की वजह से ऊपर से थोड़ा सा उड़ गया, लेकिन उस वक्त जो खून बहा वो इसके इस जॉइंट में, यहाँ जोड़ों में आकर के जम गया, सूख गया और ये अभी भी मौजूद है। अच्छा, ये खून से क्या पता चला तुझे? बॉस, इस खून में मुझे 3 अलग अलग लोगों का खून मिला है, जिसमें से 2 औरतें हैं और 1 आदमी। क्या कहा तूने? मतलब जब फार्म हाउस में गोलियां चली तब वहां पर 3 लोग मौजूद थे? 3 लोग? अच्छा, क्या उम्र हो सकती है उन लोगों की, कुछ बता सकता है? हाँ बस, उसमें से एक औरत की उम्र है 25 से 30 साल के बीच, दूसरी औरत की उम्र है कोई 55 से 60 साल के बीच और आदमी की उम्र है 35 से 40 साल के बीच। अब इसमें से किसकी मौत हुई है और कौन जख्मी हुआ है ये बताना बड़ा मुश्किल है। तीनों अलग अलग उम्र के लोग? सर ये तीनों फार्म हाउस में करने क्या गए थे? वो तो हम पता लगा ही लेंगे फ्रेडी, पता लगा लेंगे। अच्छा सारुण, ये खून कितना पुराना है? बॉस, ये खून कोई 3 से 4 साल पुराना है। 3 साल पुराना? हाँ अभिजीत, अच्छा रिधिमा की माँ के साथ बात हो गई? तो बस रिधिमा की माँ जी को ब्यूरो में बुला लो। हाँ अंकिता जी, प्लीज प्लीज देखिए, आप उम्मीद मत हारिए, परेशान मत होइए। हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से मेरी इन आंखों ने अपनी बेटी को देखने की उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। एसीपी साहब, प्लीज आप मुझे सच सच बता दीजिए, मेरी बेटी जिंदा भी है या नहीं? अंकिता जी, सच कहूं तो आपकी बेटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इतना जरूर कह सकता हूं कि हमें कंसारा वाले जंगल में एक गाड़ी मिली है। वो गाड़ी आपकी बेटी रिद्धिमा ने 3 दिन के लिए किराए पर ली थी। क्या गाड़ी किराए पर ली थी? लेकिन रिद्धिमा ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आपको कुछ नहीं बताया? नहीं। अच्छा, 5 नवंबर 2010 को जब आपकी बेटी गायब हुई, उस समय उनकी उम्र क्या होगी? 25 साल थी। उसमें से एक औरत की उम्र है 25 से 30 साल के बीच। रिद्धिमा की फोटो है आपके पास? जी है। आपने इनके गायब होने की पुलिस में रिपोर्ट तो लिखवाई होगी ना? जी हाँ, करवाई थी, लेकिन पुलिस कुछ भी पता नहीं कर पाई। अगर आप लोग पता कर सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज ऐसा मत कहिए, हम आपकी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। अभिजीत, इनका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। आपको एतराज ना हो तो हमें आपका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट? मगर किस लिए? अब कैसे बताएं आपको, वाकई आपकी बेटी के बारे में हमारे पास और कोई जवाब नहीं है। जब आप लोगों को जवाब मिल जाए तो मुझे इत्तला जरूर करिएगा। जी जरूर बताएंगे आपको। हमारा ऑफिसर आपको घर छोड़कर आएगा। निखिल
सर कहीं इनका डीएनए मैच न कर जाए। हाँ अभिजीत, मुझे भी डर इसी बात का है कि कहीं ये डीएनए मैच न हो जाए। उस गोलीबारी में कौन घायल हुआ कौन मरा, ये तो उस फार्म हाउस में जाकर ही पता चलेगा। वैसे तो आप सभी लोग जरा परेशान होंगे ना कि आप लोगों को यहाँ इस फार्म हाउस पर क्यों बुलाया मैंने। देखिए सर, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। लगता है ये मनोज फार्म हाउस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब मैं सब कुछ बता चुकी हूँ तो फिर दोबारा मुझे यहाँ बुलाने का क्या फायदा? फायदा क्या नुकसान क्या, ये हम तय करेंगे मैम। एक मिनट से, आपका कहने का मतलब है कि क्या ये सब मैंने कब कहा कि ये सब तुमने किया? हम तो सिर्फ हमारे सवालों का सही सही जवाब चाहते हैं और कुछ नहीं। तो जो भी सवाल करना है इनसे कीजिए ना, मिस्टर केतन से। फार्म हाउस तो मैं इन्हें बेच चुका हूँ सर। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या मतलब है आपका? आपका कहने का मतलब है कि ये सब मैंने किया है? अरे ये फार्म हाउस तो आप ही ने तुड़वाया है ना। क्या मतलब? देख लिया, सुन लो, मैंने तुमसे मना किया था कि ये फार्म हाउस मत खरीदो, पर तुम हो कि अपनी जिद के सामने किसी की नहीं सुनती हो। अब भुगतो। इस फार्म हाउस में तीन लोगों पर हमला हुआ है, तीन लोगों पर। उसमें तो औरतें थी और एक आदमी था। पता नहीं कौन घायल हुआ है और किसकी मौत हुई है। क्या? जी हाँ, और इसी सिलसिले में हम लोग आपसे पूछताछ कर रहे हैं। आपको जो कुछ बताना या पूछना है आप ये संजीव जी से पूछिए। सर मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं तो खुद यहाँ पर कई सालों के बाद आया हूँ, फिर मुझे क्या पता कि यहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर आप नहीं बता सकते तो फिर आप बताइए ना नीलांजना जी। कई सालों से तो तुम दोनों के बीच में इस फार्म हाउस को लेकर कोर्ट का केस चल रहा है ना? जी ठीक कहा आपने। करीब 10 साल से ये कोर्ट केस चल रहा था और इसी वजह से संजीव और मेरे बीच में मनमुटाव है। कि ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ आप ही ने किया संजीव से बदला लेने के लिए? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगी? तो ठीक है, तो केतन जी आप ही बताइए, जब ये फार्म हाउस आपने खरीदा था तो इसकी हालत कैसी थी? ये फार्म हाउस जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। हाँ, अरे ये तो खंडर जैसा दिखता था। चारों तरफ से दीवारें टूट रही थी। मैंने सोचा इसे रेनोवेट करा लेते हैं, बस इतना ही। रेनोवेट कर रहे थे, मगर इतनी भी क्या दिलचस्पी इस जगह में? देखिए जगह मुझे पसंद आ गई थी और कुछ नहीं। ये जगह आपको पसंद आ गई, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है ना? आसान के बोल। क्या तो मेरा शक सही निकला है ना? ठीक है, ओके। इस फार्म हाउस का मलबा जो हमने साळुंखे के पास भेजा था, उसके टाइल्स के ऊपर साळुंखे को कुछ खून की ट्रेसेस मिली। उसमें से एक खून का डीएनए अंकिता जी के साथ मैच होता है। यानी सर 25 से 30 साल की लड़की रिद्धिमा यानी अंकिता जी की बेटी है। हाँ, मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रिद्धिमा यहाँ पे करने क्या आई होगी? रेडी, सारे सवालों का जवाब यहाँ है, यहाँ पर। खोदो इस जगह को। निखिल जोर से। अरे ये आप सब क्या कर रहे हैं? हमने हाल ही में इस जगह को खरीदा है और आपने पूरा का पूरा तहस-नहस कर दिया। आप प्लीज जरा हमें अपना काम करने देंगी? जाइए आप प्लीज, बाहर खड़े हो जाइए, जाइए प्लीज। आकाशी प्लीज बात को समझा करो। प्लीज आप वहाँ खड़े हो जाइए। देखो अब ये केस सीआईडी वालों के हाथ में है। पता तो चलना चाहिए ना कि क्या हुआ यहाँ पर।
सर। हाँ कंकाल कंकाल है सर। संभाल के निकल, संभाल के मिट्टी साफ करनी। सर ये दोनों कंकाल तो औरत के हैं। हाँ, पता नहीं कितने सालों से दफन हुए हैं यहाँ पर। रेडी, काम करो, जरा खोदो और देखो कहीं उस आदमी को भी यहाँ पर नहीं दफना हुआ। संभाल के, आराम से आराम से। लगता है इसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में होगी। इसकी उम्र 25 से 30 साल की। एक बात और, वो क्या? इस ज्यादा उम्र वाली औरत को गोलियां मारी गई हैं 2, और इस यंग लड़की के सर पे वार किया गया है किसी भारी चीज से। सर अगर गोलियां चली हैं तो फिर उनके पास गन भी होगी, और गन थी तो फिर लड़की के सर पे भारी चीज से वार क्यों किया? वही तो। साउंड के, इनके चेहरे बन गए? हाँ, इन दोनों के चेहरे लगभग तैयार हैं। मैं देखता हूं। सर मुझे लगता है उस आदमी ने ही इन दोनों औरतों का खून किया है, और ऐसा करते वक्त वो खुद भी घायल हुआ होगा। हो सकता है फ्रेडी, बिल्कुल हो सकता है। बॉस, ये देखो चेहरे बन गए। ये देखो बॉस, ये है वो 25 से 30 साल वाली लड़की का चेहरा, और ये दूसरी औरत का चेहरा। ये तो रिद्धिमा है। इसकी हड्डियों का डीएनए इसकी माँ के डीएनए के साथ मैच होता है। सर ये दूसरी औरत कौन हो सकती है? वो तो पता लगाना पड़ेगा। एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ्स सारे न्यूज चैनल और पुलिस स्टेशन में भेज दो। किसी न किसी ने तो इसे देखा ही होगा। मगर सर ये बेचारी रिद्धिमा अब सामने से चल के मरने के लिए फार्म हाउस में क्यों चली आई? वही तो पता लगाना है सचिन की है। रिद्धिमा उस फार्म हाउस तक क्यों गई वो उस फार्म हाउस में? मगर सर उस घायल आदमी का पता कैसे लगा? पता लग सकता है फ्रेडी, पता लग सकता है। अगर वो घायल हुआ है तो जरूर इलाज करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में गया होगा। तो उस फार्म हाउस के आसपास जितने भी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स हैं, सब में जाकर के पूछताछ करो। पता लगाओ क्या कोई इलाज करवाने आया था क्या। क्या कर रहा? ये तो रिकॉर्ड चला रहा था। रिकॉर्ड चला रहा? सीआईडी से भागना इतना आसान नहीं है। तुम वही आदमी हो ना जो आज से 3 साल पहले कंसारा के फार्म हाउस में घायल हुए थे? नहीं साहब, वो मैं नहीं हूँ साहब। झूठ मत बोल, वरना चलने के काबिल भी नहीं रहेगा, समझा? मैं सच कह रहा हूँ साहब। अच्छा, तो फिर वो फाइल क्यों जला रहा था? वो तो उस औरत के कहने पे मैंने जलाई साहब। औरत के? किस औरत के कहने पे जला रहा था? वो जो भाई तो अंधेरा था साहब। उसका नाम मालूम है? हाँ साहब, उसका नाम है सुरवीनी साहब। सुरवीनी? कहाँ मिलेगी? हाँ, 55 से 60 साल की औरत है। देखिए कुछ भी पता चले हमें इन्फॉर्म करिएगा। ओके, थैंक यू। बड़ी अजीब बात है, परिवार का एक सदस्य लापता हो जाता है, फिर भी उसके परिवार वाले उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाते। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। उस औरत के परिवार वाले से ढूंढ के परेशान होने चाहिए, यहाँ तक कि अखबार में इश्तेहार देना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। समझ भी नहीं आ रहा है यह औरत है कौन, और उस वक्त ये फार्म हाउस में क्या कर रही थी? हेलो, सीआईडी ब्यूरो। ओके ओके ओके, थैंक यू। क्या हुआ? सर कनाडा एम्बेसी से फोन था। कनाडा एम्बेसी से फोन? क्यों? सर वो उस औरत का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करके हमने हर जगह भेजा था। उसी सिलसिले में हमसे वहां कोई मिलने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। गुड गुड गुड, मैं अभी एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर अब हेलो सर। उस फोटो वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला? एसीपी साहब, आपने जो फोटो हमको भेजे उसको हमने अपने रिकॉर्ड में चेक किया। हमको पता चला कि वो औरत कनाडा की रहने वाली है। कनाडा की? जी हाँ, और ये लड़की उस औरत की दोस्त है, और ये भी कनाडा से है। दिसंबर 2010 में इस लड़की ने उस औरत के लापता होने की रिपोर्ट कैनेडियन एम्बेसी में दर्ज कराई थी। हमने इसको कनाडा से ही यहाँ बुलाया है। आप उनकी दोस्त हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? ईरा। ईरा? ईरा, आप कैसी जानती है उनको?
हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, इसलिए हम अच्छे दोस्त भी थे। तो क्या उनके कोई रिश्तेदार या करीबी दोस्त वगैरह कोई आए नहीं आपके साथ? नहीं सर, उनका कोई करीबी रिश्तेदार था ही नहीं। तो फिर नवंबर 2010 में ये औरत कनाडा से हिंदुस्तान क्या करने आई थी? कह रही थी कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला सुलझाना है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला? कैसा मामला? कुछ पता है आपको? ये तो मुझे नहीं पता, पर आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आखिर हुआ क्या है? देखिए, उस औरत का और एक जवान लड़की दोनों का खून हुआ है और उसकी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं, हम CID से। क्या? कब? ये सब कैसे हुआ? किसने किया? उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। वैसे नाम क्या था आपकी दोस्त का? नीलांजना। क्या कहा? नीलांजना? जी। ये कैसे हो सकता है? क्या आप इस औरत को जानती है? कभी देखा है इसे? नहीं सर, मैं इन्हें नहीं जानती, मैं इन्हें पहली बार देख रही हूँ। आप इसे नहीं पहचानती? इन्हें पहले कभी नहीं देखा? I see। तो सारा चक्कर ये है। अरे दूध वाले को भी ना आज इतनी देर से आना था, ये कोई वक्त? अरे आप लोग इस वक्त यहाँ? अरे आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे आपकी जान को खतरा है नीलांजना जी। मेरी जान को खतरा? लेकिन मेरी जान को क्यों खतरा है? क्योंकि आप संजीव की आंटी हैं। कोई है जो नहीं चाहता है कि संजीव और उसके परिवार वालों में से कोई जिंदा रहे। सर एक काम करते हैं, नीलांजना जी को जेल ले जाते हैं। हाँ, उससे ज्यादा महफूज जगह हो ही नहीं सकती, खूनी हमला ही नहीं करेगा। जेल? मैं क्यों जेल जाऊं? मैंने क्या किया? अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि आप नीलांजना है, संजीव की आंटी। खूनी को जैसे पता चलेगा कि आप नीलांजना है, संजीव की आंटी, वो आपको मार देगा। फार्म हाउस हथियाना चाहता है ना। और खूनी ने एक बार संजीव को मारने की कोशिश भी की है। क्या? संजीव को मारने की कोशिश की? हाँ, और संजीव ने उसे बता भी दिया है कि आप उसकी नीलांजना आंटी हो। लेकिन मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो... अरे आप परिस्थिति की गंभीरता को समझ क्यों नहीं रही है नीलांजना जी? 3 साल पहले इसी चक्कर में फार्म हाउस में गोलीबारी हुई है। चलिए जेल में ले चलते हैं आपको, क्योंकि आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है नीलांजना जी। जल्दी। छोड़िए मुझे, मैं जेल क्यों जाऊं? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, और फिर मैं नीलांजना हूँ ही नहीं, मैं तो सुरवीनी हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सुरवीनी जी। नवी अंदर आओ, जरा देखो, यही है वो जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे क्लिनिक के रिकॉर्ड जलाने के लिए? ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है? यही आवाज थी साहब, यही औरत है। ये सरासर झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बकवास नहीं है ये। आपने इसे पैसे दिए थे क्लिनिक से रिकॉर्ड जलाने के लिए। बोलिए। मुझसे गलती हो गई सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब इस गलती का प्रायश्चित कीजिए और बताइए, 5 नवंबर 2010 को उस फार्म हाउस से जो आदमी घायल होकर क्लिनिक में गया था, कौन था वो? हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। कितनी देर लगा रहे हो? जल्दी आओ। दो घंटे से इंतजार कर रही हूँ मैं, इतना वक्त क्यों लगा दिया? मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, ऐसे में बिना सोचे समझे एक भी कदम उठाना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। अच्छा, रिधिमा और नीलांजना आंटी का खून करते समय तो तुम्हें इतना वक्त नहीं लगा था? चुप, ऐसी बातें इतनी ऊंची आवाज में नहीं करते। तुम्हें पता है हमारे पीछे CID पड़ी है।
सीआईडी सीआईडी सीआईडी, जानते हो तंग आ चुकी हूँ मैं सीआईडी से भागते भागते, और तुम्हारा साथ देते देते नहीं सहा जाता अब मुझसे। क्या मतलब, क्या इरादा है तुम्हारा? मेरा इरादा ये है कि मैं सीआईडी को सब सच सच बता दूंगी। और मैं क्यों किसी से डरूं? मैंने किसी का खून नहीं किया। मगर मैंने तो किए हैं, एक नहीं दो खून किए हैं मैंने, और तीसरा खून करने से पहले मेरे हाथ कांपेंगे नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। सीआईडी, क्यों संजीव जी, अपने आप को बड़े चालाक समझते हो? हैं? चलो हमारे ब्यूरो में चलो, तुम्हारी सारी चालाकी निकालते हैं। ले चलो इसे। तेरा भागना बेकार है। सुरवीनी पर जानलेवा हमला किया तुमने, मगर वो बच गई। मगर 2 खून तो कर चुके ही हो तुम, इसलिए तुम्हें फांसी के फंदे से कोई बचा ही नहीं सकता। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अच्छा, फार्म हाउस की लालच में आपने पहले नीलांजना का खून किया, फिर उस इल्जाम से बचने के लिए बेचारी रिद्धिमा को भी मार डाला। ये सब मेरे उस निकम्मे अंकल की वजह से हुआ है। अंकल की वजह से? इसमें उनका क्या दोष है? उन्होंने अपनी वसीयत में ये फार्म हाउस मेरे और नीलांजना आंटी के नाम कर दिया था, उस नीलांजना आंटी के नाम जो कभी थी ही नहीं। मतलब जिस औरत को तुमने मारा वो तुम्हारी नीलांजना आंटी थी नहीं? नहीं, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो इस ईरा से पूछ लीजिए, उसकी दोस्त है ये। क्यों ईरा जी, क्या कह रहे हैं? जी सर, ये सच कह रहे हैं। मैं वो फार्म हाउस बेचना चाहता था, और वसीयत के मुताबिक जब तक नीलांजना आंटी उस वसीयत पर दस्तखत ना करे वो फार्म हाउस बिक नहीं सकता था और किसी ट्रस्ट में चला जाता। और नीलांजना नाम की कोई आंटी तो थी ही नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया क्यों ना मैं ही किसी को नीलांजना आंटी बनाकर पेश करूं। मगर इससे पहले कि मैं ऐसे करता, कोई औरत कनाडा से आ गई और आकर मेरी नीलांजना आंटी होने का दावा करने लगी। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। आइए 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 आइए। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बोलो संजीव बेटा। संजीव बेटा, नाटक मत करो, क्योंकि मुझे पता चल गया है ना ही तुम नीलांजना हो और ना ही मेरी आंटी। ये कैसे बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूं, इसलिए अब तुम भी सच सच बता दो, वरना तुम क्या कर लोगे संजीव बेटा? कल तुम अपनी आंखों से देखोगे कि मैं अपने आप को सही नीलांजना साबित करूंगी। और वीरेंद्र जी, जो तुम्हारे अंकल हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, अदालत में साबित कर दूंगा कि तुम नीलांजना नहीं हो। शायद तुम साबित कर भी दो, लेकिन साबित करते करते तुम्हें कई साल लग जाएंगे, ये तुम भी जानते हो। और तब तक तुम इस फार्म हाउस की एक भी ईंट को बेच नहीं पाओगे। मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। मैं एक औरत हूं, इसलिए मुझे कमजोर मत समझना। गन चलाना मुझे भी आता है। ओके, चलाओ गोली। मैं चला दूंगी। चलाओ ना। अरे चलाओ ना। मैं मार दूंगी। तुझे मार दूंगी मैं। छोड़ मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो औरत मेरे खिलाफ ही साजिश रचेगी। रिद्धिमा, उसे क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसने मुझे खून करते हुए देख लिया था, इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसका भी खून कर दिया। रिद्धिमा और नीलांजना को मारकर तुमने उन दोनों को फार्म हाउस में गाड़ दिया और उस पर टाइल्स लगा दिए ताकि किसी को पता न चले।
मगर रिद्धिमा और नीलांजना के कंकाल ही तुम्हारे खिलाफ सबूत बन गए। अब तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। उतरो। ये तुम मुझे कैसी जगह लाए हो प्रेम? प्रेम की बातें करने के लिए इससे अच्छी कोई और जगह हो ही नहीं सकती। ये जगह बहुत डरावनी है। यहाँ प्रेम की नहीं, सिर्फ आत्माओं की बातें हो सकती है। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। चलो आओ, मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। नहीं प्रेम, प्रेम लिसन, मुझे बहुत डर लग रहा है और ये जगह बहुत अजीब है। प्रेम प्लीज चलो ना, घर वापस चलते हैं प्रेम। प्रेम प्लीज। तुम चलो तो सही। प्रेम, प्रेम कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। प्लीज प्लीज लेट्स गो। बदबू आ रही है? बदबू तो आएगी, क्योंकि इस जगह पे मैं तुमसे पहले 4 लड़कियों का खून कर चुका हूँ और अब तुम 5वीं हो। गुड बाय शिखा। क्या हुआ, डर गई ना? अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। और पागल, अगर मैं तुझे मार दूंगा तो मैं तुम्हारे बिना जी कैसे पाऊंगा? ये कैसा मजाक है प्रेम? अच्छा ये सब छोड़ो, अब तुम्हें मैं एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट दूंगा जिसे देखकर तुम खुशी से फूले नहीं समाओगे। ऐसा क्या सरप्राइज? तुम आओ तो सही, आओ। अरे ये क्या किया तुमने? मुझे लगा तुम मुझे मारने के लिए गन निकाल रहे हो। यार बहुत फिल्में देखने लगी हो तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेके आया था तुम्हें प्रपोज करने के लिए। ये कैसा प्रपोज है प्रेम? देखिए हाथ पांव हिल रहे हैं, पूरी तरह डर चुकी हूँ मैं। ऐसी भयानक और गंदी जगह पे कोई प्रपोज करता है क्या? अरे यार पूरी 1 लाख की अंगूठी थी। अरे लोन लेके खरीदी थी तुम्हारे लिए, गई अंगूठी कुएं में। लिसन, आई एम सॉरी प्रेम, वेरी सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन अच्छा तुम टेंशन मत लो। लिसन, तुम ना ये टॉर्च लो, अंगूठी मिल जाएगी प्रेम। अंगूठी मिल जाएगी। लाश बिल्कुल सड़ गई। बाहर निकालो। आप लोग जब यहाँ पे थे तो किसी आदमी को आसपास देखा था क्या? नहीं सर, एक्चुअल में ये जगह इतनी शांत है तभी मैं शिखा को यहाँ लेके आया था। ये जगह जरूरत से ज्यादा शांति होती है, जुर्म का खतरा वहाँ उतना ही बढ़ जाता है। सर यहाँ पे मिट्टी काफी ढीली है, ऐसा लग रहा है हाल ही में यहाँ पे खुदाई हुई है। खोदने का इंतजाम करो, देखो कुछ मिलता है क्या? सर, हाँ सर, ये देखिए टायर के निशान। ये तो किसी बड़ी गाड़ी का है, कार वगैरह का। ये लोग तो मोटरसाइकिल से आए हैं ना? हाँ सर। तो ये निशान उन्हीं से या फिर विक्टिम के कार के होंगे। कार लाल रंग की है। लाल रंग की? तो ये देखो, ये पत्थर पे पेंट लगा हुआ है ना, लाल रंग का पेंट है। मतलब उन्हीं जब लाश फेंकने यहाँ आया होगा तो इसकी कार इस पत्थर से टकराई और कार का पेंट इस पत्थर पे लग गया। हाँ सर, काश किसी दिन मैं भी आपकी तरह और दया सर की तरह इन्वेस्टिगेट कर पाऊँ। मेरी तरह तो ठीक है,
लेकिन बहुत जल्द तुम दया सर की तरह इन्वेस्टिगेट करने लगोगी। लगी रहो। हाँ सर। हाँ सर यहाँ पे खोद के देख लिया, लेकिन कुछ मिला नहीं सर। कोई बात नहीं, अब बाकी सवालों का जवाब सारुण के साथ देंगे। हाँ सारुण जी, क्या पता चला? बस इस आदमी की मौत 1 हफ्ता पहले हुई है और इसकी उम्र तकरीबन 30 साल है। अच्छा, निखिल एक काम करो, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में फोन करो और पता लगा क्या पिछले हफ्ते में 30 साल की उम्र का कोई आदमी गायब है क्या? हाँ सारुण, और कुछ पता चला? हाँ, ये इसकी खोपड़ी का और चेहरे का एक्सरे देखो। इसे देख करके पता लगता है कि इसने अपने चेहरे की कम से कम 3 या 4 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। प्लास्टिक सर्जरी? वो भी 3-4 बार? सर, इसे अपने चेहरे से इतनी नफरत थी क्या? हो सकता है वो कोई मॉडल या एक्टर बनना चाहता हो। ऐसे लोग अक्सर अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। तारिका जी, हो सकता है। अरे सर, हमारी वो बॉलीवुड की हीरोइन है ना धरती, उसने अभी अभी नाक का ऑपरेशन करा है। और वो हॉलीवुड का मॉडल है ना ब्रैंडन, उसने अभी लिप्स का काम करा है। ओहो पंकज, तुम्हें इस फील्ड की बहुत तगड़ी जानकारी है। क्या बात है, तुमने भी तो एक्टर बनने का सपना नहीं संजो रखा था? वो क्या है ना सर, 2-3 ऑफर आए थे, लेकिन मुझे रोल पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। हो गया, अब काम की बात करें। सर, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता चला है कि ऐसे किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है? ये कैसे हो सकता है? क्या इसे घर वालों को चिंता नहीं कि यह आदमी है कहाँ, किस हालत में है? हो सकता है इसके परिवार में कोई हो ही ना। मगर निखिल, कोई दोस्त वोस्त तो होगा, कोई रिश्तेदार होगा। हाँ सर, एक दोस्त तो है जिसका नाम है जुलू क्रैमर। जुलू क्रैमर? ये कैसा नाम है? जुलू क्रैमर? ये तो किसी कुत्ते की नस्ल का नाम है। हाँ सर, एक बहुत ही रेयर और खास किस्म का ब्रीड है ये, और इसी ब्रीड के कुत्ते का बाल मुझे इसके कपड़ों पे से मिला है। जुलू क्रैमर, बस एक खिड़की खुल गई इस आदमी तक पहुंचने की। शहर में जितने भी डॉग ब्रीडर्स हैं, सबसे पूछताछ करो, पता लगाओ किन किन लोगों के पास जुलू क्रैमर नस्ल के कुत्ते हैं। सबको डॉग्स पसंद है? बहुत। इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, पर डॉग्स कभी नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आप। बचपन में मेरे पास एक जर्मन शेपर्ड था, मैं तो पूरे दिन उसी के साथ खेलता रहता था। सर, मेरे पास एक लैब्राडोर था। सर, एक दिन मैं स्कूल से आई और मैंने देखा कि वो दुनिया में है ही नहीं। पता नहीं कितने दिनों तक रोती रही, बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। तब से सोच लिया डॉग नहीं रखूंगी। आई कैन अंडरस्टैंड। ये पेट्स ऐसे घुल मिल जाते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे परिवार का अहम सदस्य। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप लोग यहाँ पेट एडॉप्ट करने आए हैं, राइट? जी नहीं, दरअसल हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ सवाल करने आए हैं जुलू क्रैमर ब्रीड के डॉग के बारे में। जुलू क्रैमर? क्या? ये तो बहुत ही महंगा ब्रीड है और इसे हम खास तौर पर अर्जेंटीना से मंगवाते हैं, पर इनका इस्तेमाल तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह में नहीं होता है। नहीं, हम उस वजह से आपके पास नहीं आए, हम एक केस के सिलसिले में आए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में कितने लोगों ने जुलू क्रैमर ब्रीड का डॉग खरीदा है? जी बिल्कुल, अभी बताता हूँ। ये देखिए, पिछले 5 सालों में सिर्फ 3 लोगों ने इस ब्रीड की मांग की है। 3 लोगों ने? नाम और पता मिल सकता है? सर बस बस यही घर लेफ्ट में। सर, जुलू क्रैमर की लिस्ट में ये आखिरी घर है। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला तो जांच शुरू से करनी पड़ेगी।
लगता है यही घर है। ये लाल गाड़ी, टायर के मार्क्स भी वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मैं क्राइम सीन पे दिखा है। सर बाईं तरफ स्क्रैच भी है। फिर तो ये घर मरने वाले का है या मारने वाले का? लाश के ऊपर से कुत्ते का बाल और ये यहाँ पे ये गाड़ी, दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो है। देखते हैं घर का मालिक राजीव कुमार मरने वाला है या मारने वाला। तो खिड़की तो खुली हुई है और अंदर भी कोई नहीं लगता है। ठीक है, घुस जाओ और दरवाजा खोलो। सारा सामान बिखरा पड़ा है। सर लगता है हमारे आने से पहले ही इस घर की कोई तलाशी ले चुका है। तो ये विक्टिम का ही घर होगा। खूनी यहाँ कोई खास चीज ढूंढने आया होगा। अच्छी तरीके से तलाशी लेनी पड़ेगी घर की। कमाल की बात है सर, इस पूरे घर में घर के मालिक की एक भी फोटोग्राफ नहीं। सर लैपटॉप मिला है लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखाना पड़ेगा। सर प्लास्टिक सर्जन का कार्ड मिला है, डॉक्टर के सुंदर। डॉक्टर साळुंखे ने भी बताया था ना, मरने वाले ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी। इसे देख करके पता लगता है कि इसने अपने चेहरे की कम से कम 3 या 4 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अब ये डॉक्टर के सुंदरम ही बताएंगे राजीव कुमार का असली चेहरा कैसा था। ठीक है, आप परसों सुबह 11 बजे की अपॉइंटमेंट लीजिए, उस वक्त आपका ऑपरेशन होगा। ओके? ओ सर, आप बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। डॉक्टर साहब, हम यहाँ एक केस के सिलसिले में आए। क्या आप बता सकते हैं कि आपने किसी राजीव कुमार नाम के आदमी का प्लास्टिक सर्जरी किया था या नहीं? राजीव कुमार नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। अनन्या, तुम्हें कुछ याद है राजीव कुमार अपने किसी पेशेंट के बारे में? नहीं सर, मैं भी चेक करके बताती हूँ। हाँ सर, पिछले साल अक्टूबर में इसने सर्जरी करवाई थी आपसे। ये देखिए सर। ये देखिए सर, ये सर्जरी पहले ऐसे दिखते थे और सर्जरी के बाद में ऐसे। सर्जरी से पहले भी इसका चेहरा कुछ खराब तो था नहीं। डॉक्टर साहब, आपने इनसे पूछा नहीं ये सर्जरी क्यों कराना चाहते हैं? सर, अब लोग सर्जरी नहीं कराएंगे तो हमारी क्लिनिक तो बंद हो जाएगी ना। और आप मानो या ना मानो, लेकिन सर्जरी के बाद इनके चेहरे पर एक अलग सा चार्म आ गया है। चार्म तो नहीं, पर सर पता नहीं क्यों इनका पुराना चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना सा? हाँ सर, ऐसा लगता है कि ये कोई पुराना अपराधी है और इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई। पुराना अपराधी? देखते हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में असली पहचान क्या है इस राजीव कुमार की। बहुत कर ली सीआईडी की नौकरी, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। हुआ क्या फ्रेडी?
हम लोगों ने इतने केसेस सॉल्व किए हैं, हर केस के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक इंटेलिजेंट सीआईडी ऑफिसर बन गया हूं। मगर नहीं, इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ क्या है, कुछ बोलोगे भी? नहीं बोलूंगा, आप बस मेरा इस्तीफा लिखवा दीजिए, मैं अभी जाके एसीपी साहब को दे देता हूं। अरे क्या हुआ है? ऐसा भी क्या सीरियस डिस्कशन हो रहा है? सब फ्रेडी सर सीआईडी छोड़ रहे हैं। फ्रेडी सर सीआईडी छोड़? ये लॉटरी कब लग गई है? अरे फ्रेडी, क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? ऐसे कौन सी अच्छी नौकरी मिली सीआईडी से? नौकरी कहां सर, मैं गांव जाके बाजरे की खेती करूंगा, यही ठीक है मेरे लिए। बाजरे की खेती गांव जाकर? थोड़ी देर रुकना है, पहले ये बताओ हुआ क्या? क्या बताऊं सर, मैं राजीव कुमार की पुरानी फोटो अपने डेटाबेस में सर्च कर रहा था। तो कुछ मिला? मिला ना, ये राजीव कुमार नहीं है, टोनी नाम का पुराना खूनी है। ब्रिलियंट फ्रेडी, इसका मतलब है ये राजीव अपना चेहरा बदलकर घूम रहा था ताकि उसे कोई पहचान न ले, कोई पकड़ न ले। फ्रेडी, इतनी बड़ी बात तुमने ढूंढ कर निकाली और तुम बाजरे की खेती करने जा रहे हो? अरे सर, ये तो सिर्फ आधी बात है, बाकी की आधी आपको पता चलेगी तो आप भी दुखी हो जाएंगे। देखे जरा बाकी आधी, ऐसी कौन सी बात लिखी है? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ था? सर, पुलिस ने टोनी को पकड़ लिया था, मगर रिकॉर्ड्स के मुताबिक 3 साल पहले बिंजलपुर जेल में उसे फांसी दी गई थी। क्या? टोनी को बिंजलपुर जेल में फांसी हो चुकी है? हाँ सर, ये देखिए 3 साल पहले। इस बिंजलपुर जेल जाकर टोनी का पूरा इतिहास निकालो। ये क्या कह रहे हैं आप? टोनी का मर्डर हो गया, वो भी 1 हफ्ते पहले? सर, ये नामुमकिन है, क्योंकि हमारे जेल के रिकॉर्ड के हिसाब से 5 जुलाई 2010 को टोनी को इसी जेल में फांसी दी जा चुकी है। ये रिकॉर्ड्स हम पढ़ चुके हैं जेलर साहब, इसीलिए हम आपको ये बताने आए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। आपके कहने का क्या मतलब? हमारी ये जेल के रिकॉर्ड गलत है? लगता तो यही है। ये भी तो हो सकता है कि जो लाश आप लोगों को मिली है वो टोनी की नहीं बल्कि किसी और शख्स की हो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाया है, वो टोनी ही है जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के नई जिंदगी जी रहा था। अगर वो टोनी है तो वो व्यक्ति कौन था जिसे इस जेल में फांसी की सजा दी गई? ये तो अब कब्र खोदने के बाद ही पता चलेगा। टोनी जब जिंदा था उसका बर्ताव वगैरह कैसा था? मुझे पता नहीं सर, मैं उससे कभी नहीं मिला। क्या है कि 2 साल पहले ही मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। और तुम? सर, मेरा पिछले महीने ही यहाँ ट्रांसफर हुआ, मैं भी कभी नहीं मिला उससे। जेल में कोई तो होगा जो टोनी के वक्त का होगा। सर, कॉफिन मिल गया। निकालो बाहर, संभाल के, संभाल के बोलो सर। सर, अब तक तो इसमें लाश कंकाल बन चुकी होगी, फिर आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये किसकी लाश है? टोनी की लाश को तो पहचान लिया, इसे भी पहचान लेंगे। सर, कॉफिन खाली है? इसका मतलब है जेल में गड़बड़ हुई है, कैदी भाग गया और उसकी फांसी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। यहाँ तक कि उसके नाम का खाली कॉफिन दफना दिया गया है। मुझे तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा सर। आखिर जेल स्टाफ टोनी की मदद क्यों करेगा और कोई उसे क्यों भगाएगा सर? टोनी को जब फांसी हुई थी उस वक्त यहाँ जितने ऑफिसर्स थे उन सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। यस सर, यू विल गेट इट सर। सर, इस टोनी के फांसी का मामला कांच की तरह एकदम साफ हो गया है। टोनी के झूठे फांसी के तुरंत बाद जल्लाद, ऑन ड्यूटी डॉक्टर और जेलर तीनों ने 1 महीने के अंदर अंदर इस्तीफा दे दिया था सर।
इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर नौकरी छोड़ दी। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है दया कि टोनी को बचाने में इन तीनों का हाथ है, तीनों का हाथ है। मगर सर, टोनी को बचाने के लिए उन तीनों ने अपनी नौकरी तक कुर्बान कर दी। इसमें उनका क्या फायदा हुआ? सर, जेल जाने से पहले टोनी ने बैंक लूटा था और लूट के दौरान उसने 3 लोगों को जान से मार दिया था और लूट के पैसे अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। फिर मामला साफ है दया, ये सारा प्लान टोनी का रचा हुआ है, टोनी का रचा हुआ। उसने उन तीनों को बैंक से लूटे हुए पैसों की लालच दिखाई। हाँ सर, सबने मिल बांट के पैसे खाए हैं सर। टोनी को बचा के उसे रिकॉर्ड्स में मरा हुआ घोषित कर दिया। है ना कितनी शर्म की बात। जब कानून के रखवाले ही इस तरह से अपने ईमान का सौदा करने लगे तो फिर एक आम आदमी किसका दरवाजा खटखटाएगा? आम आदमी किसका दरवाजा खटखटाएगा? देख, उन तीनों के एड्रेस वगैरह कुछ मिल गए? अभी तक नहीं सर, पर टोनी की पत्नी नताशा, उसका एड्रेस मिला है। जी कहिए, आप लोग कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी से? जी। आप नताशा हैं? जी हाँ, मैं ही नताशा हूँ। अंदर आ सकते हैं? जी आइए, बैठिए। जी नहीं, नताशा जी हम बैठेंगे नहीं। हम आपके पति टोनी के मौत के बारे में कुछ बताने आए हैं। टोनी की मौत? उसकी मौत को तो 3 साल बीत चुके हैं। आप लोग ये सब अब क्यों बता रहे हैं? जी नहीं, उसकी मौत 3 साल पहले नहीं हुई, बल्कि 1 हफ्ते पहले हुई, और वो भी गोली लगने से। क्या आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? उसे तो फांसी दी गई थी, वो भी 2010 में। जी नहीं, उसे फांसी नहीं दी गई, ये सिर्फ एक दिखावा था। ओह, मुझे तो लगा था उसने सिर्फ मेरे साथ ही दिखावा किया, और उसने तो कानून को भी धोखा दे दिया। कहीं ये झूठी हैरानी दिखा के तुम ये तो नहीं साबित करना चाहते कि तुम वाकई में टोनी के बारे में कुछ जानती नहीं हो? टोनी जिंदा था। इन 3 सालों में वो तुमसे मिलने कभी ना कभी आया ही होगा। टोनी ने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी की थी। मैं समझती थी कि वो एक शरीफ आदमी है, पर जैसे ही मुझे पता चला कि वो एक मुजरिम है, मैंने उसे छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसकी लाश भी लेने नहीं गई थी। ओह, शायद इसलिए कि आप जानती थी कि वो लाश टोनी की है ही नहीं। देखिए, आप लोग बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप सच बोल रही हैं। वैसे आप काम क्या करती हैं? मैं एक टीचर हूँ, बच्चों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। क्या बात, टीचिंग तो एक बहुत ही नॉबल प्रोफेशन है। घर काफी अच्छी तरीके से सजाया आपने। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा तकलीफ देने की जरूरत ना पड़े। किससे मिल रहा है आप लोगों को? हमें प्रशांत कुमार से मिलना है। यहीं रहते ना? उनकी तो 2 हफ्ते पहले मौत हो गई। कैसे? दिल का दौरा पड़ने से। अच्छे भले थे बेचारे, खुद को हमेशा फिट रखते थे, फिर भी पता नहीं कैसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया। आप लोग उनके दोस्त हैं? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से। इस घर में और कोई रहता है? नहीं साहब, वो तो यहाँ अकेले रहते थे, और मुझे तो लगता है कि उसी आदमी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया होगा। किस आदमी की वजह से? 2 हफ्ते पहले उनकी किसी आदमी के साथ घर के बाहर बहस हो रही थी। किस बात पे बहस हो रही थी? वो तो पता नहीं, पर वो दोनों एक दूसरे पर इतना जोर से चिल्ला रहे थे कि आस पड़ोस में आवाज गूंजने लगी, और सारे लोग अपने घर से बाहर आ गए तमाशा देखने। जिस आदमी से बहस हो रही थी, उसका चेहरा याद है आपको? हाँ साहब, चेहरा याद है। स्केच बनवाइए उसका। यस सर। क्या? ठीक है। क्या हुआ सर? टोनी की फांसी के दौरान जो डॉक्टर मौजूद था, 2 हफ्ते पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी भी मौत हो गई। सर,
सो ये रहे नताशा के बैंक स्टेटमेंट। पिछले 3 सालों से हर महीने कोई उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर रहा है। तो ये राज है नताशा के घर के वो सारे कीमती सामान का जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर सिर्फ अपने पगार से नहीं खरीद सकती। हाँ सर, ये सारा का सारा पैसा नताशा के अकाउंट में लगता है ये टोनी ही जमा कर रहा है। एग्जैक्टली सचिन, और कौन करेगा? इस नताशा ने हमसे झूठ बोला, इसे एक बार फिर से मिलना पड़ेगा। चल। तो अपना सामान लेके घर से भागने की तैयारी में। चलो इनकी मदद कर देते हैं। आप लोग यहाँ इस वक्त? ये कोई वक्त है किसी शरीफ इंसान के घर आने का? शराफत की कितनी बड़ी गुड़िया हो तुम, उसका खुलासा तुम्हारे बैंक डिटेल्स में कर दिया है। आप लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम टोनी से एक बार भी नहीं मिली? टोनी बहुत चाहता था आपको, हा? हर महीने 1 लाख रुपए देता था। हमें तुम पर सख्ती से पेश आने पर मजबूर मत करो। सच बोलने का मूड है या तू रख के? हाँ, जेल से निकलने के बाद टोनी आया था मेरे पास। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा था कि सारे गलत धंधे छोड़कर वो शराफत की जिंदगी गुजारेगा, लेकिन नहीं, सांप जैसे डसना नहीं छोड़ता ना, वैसे ही टोनी जैसा मुजरिम कभी गुनाह का रास्ता छोड़ ही नहीं सकता। तो तुमने उसे फिर छोड़ दिया? हाँ, और क्या करती मैं? पिछले कुछ दिनों से मुझे धमकी भरे फोन आ रहे थे। वो आदमी कह रहा था कि इस पाप की कमाई का कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। कौन था वो? पता नहीं सर, किसी प्राइवेट नंबर से फोन आ रहा था। जब आप लोगों ने मुझे टोनी की मौत की खबर सुनाई तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो आदमी मुझे भी मार डालेगा, इसलिए मैं शहर छोड़कर भाग रही थी। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे भी जेल में डाल देंगे। कानून कभी बेगुनाह लोगों को सजा नहीं देता। आप घबराइए मत, जब तक वो खूनी पकड़ा नहीं जाता हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे। यही है हमारी रोड वाला चौराहा। टोनी के केस के दौरान जो मेडिकल डॉक्टर मौजूद था उसका एक्सीडेंट ठीक इसी जगह पर हुआ था। सर, फिर तो सामने वाले गराज वाले ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। चलो चल के पूछता हूँ। अरे क्या कर रहे हो यार, 4 दिन से एक ही गाड़ी के पीछे पड़े हुए हो। शाम को इसकी डिलीवरी देना है मुझे। अरे जल्दी करो। सुनिए। हाँ हाँ जी बोलिए। हम लोग CID से 2 हफ्ते पहले आपके गैराज के सामने जो सड़क दुर्घटना हुई थी उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी। पर सर मैं पुलिस को स्टेटमेंट तो दे चुका हूँ। अब CID को भी दे दीजिए। जब वो हादसा हुआ था क्या आप गराज में ही थे? हाँ मैडम, मैं गराज पे ही था। वो जिस आदमी की मौत हुई है वो हमारे गराज पर उसकी गाड़ी ठीक करवाने के लिए आया था। बैठे बैठे बोर हो रहा था तो कहने लगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी के आता हूँ। सर बेचारा जैसे ही रोड क्रॉस करने की कोशिश करने गया, एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। जिस गाड़ी से उसकी दुर्घटना हुई आपने उसका नंबर देखा था? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा। हाँ सर, पर मैंने एक आदमी को देखा। वो उस घायल आदमी के बहुत करीब आकर उसको देखने की कोशिश कर रहा था। सर मैं सोचा वो उसको अस्पताल ले जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया वो भाग गया। भाग गया? हाँ सर। आपको उस आदमी की शक्ल याद है? थोड़ा थोड़ा सर। वेरी गुड। अच्छा, इनको पीरो ले जाओ और उस आदमी का स्केच बनाओ। सर, उस गराज ओनर ने इस आदमी का स्केच बनवाया। ये देखिए।
तो संजय है, बिंजलपुर जेल का डेप्यूटी जेलर। संजय बिंजलपुर जेल का डेप्यूटी जेलर, और ये मार रहा है सबको? हाँ सर, इसकी कुंडली निकाली तो पता चला कि टोनी ने जिस बैंक पर रॉबरी की थी उसमें जो 3 लोग मारे गए थे उनमें से एक इस संजय के पिता भी थे। टोनी ने जिस बैंक में रॉबरी की उसमें 3 लोग मारे गए, उसमें एक थे संजय के पिता। संजय के पिता, संजय के पिता। ओह, दया, अब आ रही है बात समझ में। लगता है ये संजय अपने पिता की मौत का बदला ले रहा है। पहले उसने टोनी को मारा और फिर उन 3 लोगों को मारा जिन्होंने टोनी की मदद की भागने में। हाँ सर, और वो भी उसकी पोस्टिंग उसी जेल में हुई, उसके लिए तो और भी आसान हो गया उन चारों तक पहुंचना। हाँ दया सर, इससे पहले कि ये संजय टोनी की बीवी को कुछ नुकसान पहुंचाए, उठा लो इसे। कोई दिखाई दे नहीं रहा। सीआईडी सर, आप लोग यहाँ? टोनी के खूनी का कुछ पता चला? हाँ, टोनी का खूनी मिल गया और उन तीनों का भी खूनी मिल गया जिन्होंने 3 साल पहले जेल से इस्तीफा दिया था। क्या उनका भी खून हो गया? किसने किया सर? तुमने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए 4 खून कर दिए तुमने। टोनी की बीवी को ही मारना चाहते थे ना तुम? ये क्या 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 बात कर रहे हैं सर आप? सर मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। ये देखो तुम्हारा स्केच, जानते हो किसने बनवाया? उस गवाह ने जिसने तुम्हें डॉक्टर के सड़क हादसे के वक्त वहां देखा था। ये सच है सर, मैं डॉक्टर का पीछा कर रहा था लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। मैं तो सिर्फ जेल में हुई साजिश की तहकीकात करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि मेरे पिता के कातिल को उसके जुर्म की सजा मिली है कि नहीं सर। फिर एक बार झूठ, तुम जेलर के घर गए थे और जेलर के पड़ोसी ने तुम्हें वहां देखा भी था। हाँ सर, जेलर के घर भी गया था मैं सिर्फ जानना चाहता था कि आखिर 3 साल पहले हुआ क्या था। लेकिन सर मुझे नहीं मालूम था कि उन सब का एक के बाद एक कत्ल होने लगेगा। देख, अगर तू ये सोच रहा है कि सीआईडी से झूठ बोलकर तू बच जाएगा तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल। चुपचाप बता सच क्या है। सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि जेल में इतनी बड़ी साजिश हुई है। सर पिछले महीने मेरा जब जेल में तबादला हुआ तो मुझे जेल के कागजात में बहुत सारी गड़बड़ियां दिखाई दी। बस मैं तभी से उसकी तहकीकात में लग गया था। अच्छा, उस डॉक्टर पे किसने गाड़ी चढ़ाई, कुछ देखा था तुमने? नहीं सर, जिसने गाड़ी चढ़ाई मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन हाँ सर, गाड़ी का रंग लाल था। लाल क्रेडॉक गाड़ी थी वो सर। लाल क्रेडॉक? सर उस कुएं के पास भी तो हमें इस गाड़ी के निशान मिले थे। पता करना पड़ेगा आखिर कौन है वो जिसे इस पुरानी केस में इतनी दिलचस्पी है। और कितना टाइम लगेगा धीरज? पिछले 2 दिनों से तुम इस लैपटॉप के साथ कसरत कर रहे हो, अभी भी ये पासवर्ड खुला नहीं क्या? सर इसका पासवर्ड बहुत ही अलग किस्म का है सर। मुझे तो लगता है कि सर टोनी ने इस लैपटॉप में बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन लगा रखी है सर। प्लीज जल्दी करो, पुलिस तक पहुंचने में ये लैपटॉप हमारे बहुत काम आ सकता है। बस सर पूरा। हो गया सर। सर पासवर्ड क्रैक हो गया। पासवर्ड क्रैक हो गया? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हाँ थैंक्स। देखो जरा, देखो क्या छुपा के रखा है। ये तो किसी बैंक का ब्लूप्रिंट है सर। क्या ये टोनी पहले भी किसी बैंक रॉबरी में पकड़ा गया था ना? हाँ सर,
कहीं किसी नई बैंक रॉबरी का प्लानिंग तो नहीं कर रहा था? हाँ सर, अगर टोनी का खून संजय ने नहीं किया तो हो सकता है इन सारे मौतों का संबंध इस नए वाले बैंक रॉबरी से। हाँ, नई बैंक रॉबरी, नई वाली बैंक रॉबरी। बैंक मैनेजर का कैबिन है? ये राइट। थैंक यू। मैनेजर साहिबा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हमें पता चला है कि पिछले हफ्ते आपके बैंक में 10 करोड़ की डकैती हुई थी। मत पूछिए सर, वो मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। हमारे बैंक की सालों की इज्जत, रेपुटेशन, भरोसा एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। ठीक से सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था आपके बैंक में? मैम, हमारे बैंक में मॉर्निंग में सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड होता है और शायद ये बात लुटेरों को पता थी, इसलिए वो उसी वक्त आए। सर, उस कुएं के पास एक जगह मिट्टी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ थी। हो सकता है टोनी ने लूटा हुआ पैसा वहीं गाड़ा हो सकता है रजत। मैम, जब आपके बैंक में डकैती हुई थी उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज देखनी है हमें। सर, मास्क के कारण चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन लुटेरे के डील डॉल से पता लगता है कि ये टोनी तो नहीं हो सकता। टोनी तो काफी लंबा हट्टा कट्टा आदमी था, ये कोई और ही है। शायद टोनी का कोई साथी। सर, वो टैटू देखा आपने? जरा एक मिनट से रिवाइंड करो। पॉज करो। टैटू को जाना पहचाना सा लग रहा है, कहीं तो देखा है। सर, ये टैटू तो हमने अनन्या के हाथ पे देखा था, उस प्लास्टिक सर्जन के रिसेप्शनिस्ट। पिछले साल अक्टूबर में इन्होंने सर्जरी करवाई थी। ये देखिए सर। अनन्या, 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 पूरी कमरा चेक करो। रजत, फिर वहां देखना। सर, अनन्या नहीं है, तब भाग गई। सर, फोन के पास इस बस कंपनी का कार्ड है। कहीं इसी बस में बैठ के शहर छोड़ने के चक्कर में तो नहीं है? फोन करके देखते हैं। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। हमें यह पता करना है कि आपके किसी भी बस में आज अनन्या कुमार नाम की लड़की सफर कर रही है क्या? जी हाँ, ठीक है, मैं होल्ड करता हूं। हाँ, क्या नासिक जाने वाले बस में? ये बस कहां से निकलती है? यहीं से बस में बैठकर अनन्या शहर छोड़ने वाली है। कहीं हमें देखकर भाग न जाए। एक काम करो, आसपास फैल जाओ और नजर रखना उस पर। सर, वो रही अनन्या। पकड़ो से। अनन्या कहाँ गई? अभी तो यहीं पे थी। अनन्या, अनन्या, अनन्या ठीक हो?
मेरा बैग बैग कहाँ है तुम्हारा बैग? वो लेकर भाग गई। कौन वो? टोनी की खूनी। टोनी का खून तुमने नहीं किया? नहीं, टोनी का खून मैंने नहीं किया। मैं कैसे कर सकती हूँ? वो तो मेरा दोस्त था। तो किसने किया खून? मुझे नहीं मालूम। कहाँ भाग रही है? लोगों का खाता खोलते खोलते अपने ही जुर्म का खाता खोल लिया। मैं नहीं मारा टोनी को और उसके तीनों साथियों को भी, ताकि खून का इल्जाम संजय पे आ जाए। तुम्हें लगा कि हम गुमराह हो जाएंगे? हैं? इन सीआईडी वालों को गुमराह करना इतना आसान नहीं है, समझी? बताओ, क्यों मारा तुमने टोनी को? क्योंकि मैं प्यार करती थी उससे। प्यार करती थी इसीलिए खून कर दिया? हाँ, क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करता था, वो मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था बैंक लूटने के लिए। वो अनन्या से प्यार करता था और सारा पैसा लेके उसके साथ उड़ जाना चाहता था वो। इसीलिए पहले टोनी को मार के उसने जिस कुएं के पास वो पैसे गाड़ के रखे थे उसे पहले निकाला। हाँ? हाँ। बस, बहुत धोखा दे दिया तुमने मुझे। अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। टोनी के पास भी आधा पैसा था, बाकी का आधा पैसा उस अनन्या के पास था। इससे पहले कि मैं उसे खत्म करके सारा पैसा हासिल करती, आप लोग बीच में आ गए और मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। क्या लगा तुम्हें? प्यार में हार गई तो लोगों को मारती फिरोगी? 4 खून किए तुमने, 4 खून। तुम्हें तो फांसी ही होगी। अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।